चलिए अब चलते हैं एक बार आपको क्रम समझाने के लिए। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ सचिन नोतेकर और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और सोमिल मेहता भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव होंगे और मार्केट के टेक्निकल सेटअप पर कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव सहेज अग्रवाल से बात होगी। एक बार अब जरा आते हैं आज के मार्केट पर और निफ्टी हायर लेवल को रिजेक्ट करके 24,817 से फिसला, लेकिन लोअर लेवल पर अब थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा आज दिक्कत का सबब बना हुआ है। 100 पॉइंट नीचे है ये। हालांकि यहाँ भी लोअर लेवल पर अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी है। आज की दिक्कत रही मिड कैप पॉकेट। मिड कैप इंडेक्स करीब 450 पॉइंट नीचे। अगेन यहाँ पर भी लोअर लेवल से अब थोड़ी रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। एक समय हम 1% ज़्यादा नीचे थे। एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन 1:4 का ऑलमोस्ट एडवांस डिक्लाइन, और ये जो गैप है ये अब तक काफ़ी बड़ा है। स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स टॉप लूज़र आज 5.5%। इंडेक्स और एफएनओ दोनों का टॉप लूज़र। भारत डायनामिक्स, मज़गांव डॉक, हुडको, HFCL, NMDC, वोडाफोन आइडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं। टाटा टेक, पेटीएम, आरती इंडस्ट्रीज़ जहां पर गिरावट है। टॉप गेनर्स में अभी भी PI इंडस्ट्रीज़ 4-4.5% ऊपर। IGL, सिप्ला, MCX, मैक्स फाइनेंशियल, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। बीरो जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी और आपने क्रम भी समझा इस कार्यक्रम का। आप ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। नए और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ जुड़े हैं अमित सेठ, सोमिल मेहता। आप सभी को नमस्कार। और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में सचिन जी भी और मानस जी भी। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के ऑडियो के लिए 5 मिनट वॉक कर। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड्स। वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, वीरेन जी, मेरा इस समय का पहला ट्रेड रहेगा सिप्ला का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। परसों के सत्र में हमने देखा 10-20, इनफैक्ट सारे मूविंग एवरेजेस पे कैंडल ने सपोर्ट लिया, और आज के सत्र में हम फॉलोअप देख रहे हैं। जगह अच्छी है जहां से ये स्टॉक पुल बैक दे रहा है, कॉन्फ्रेंस और मूविंग एवरेज सपोर्ट है, तो इसे बाय करें। 1515 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1560 रुपए के, 1560 के। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा ऑयल इंडिया। यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बनी हुई है जब से ये स्टॉक ने एक स्विंग ब्रेकआउट दिया था लगभग 455-460 के आसपास। स्लोली एंड स्टेडीली इंचअप कर रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ पे काफी पॉजिटिव हैं, तो इसे बाय करें। 483 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 500 के टारगेट्स रहेंगे ऑयल इंडिया में। ओके, तो सिप्ला और ऑयल इंडिया ये हो गई अमित जी की दो ट्रेड्स। मानस जी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, एक तो पहला एक बाय कॉल है, ओएनजीसी पे खरीदारी करनी है। ओएनजीसी लगातार अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी ट्रेड लिया जा सकता है। 251 251 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 263 263 रुपए की टारगेट सेट करेंगे ओएनजीसी में। ये कैश लेवल्स है। जो एक रिकमेंडेशन सेल साइड पे है वो वीबीएल में है, वरुण बेवरेजेस में है, जहां पर लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो 468 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है वीबीएल में, और टारगेट सेट करने हैं 450 के। ये भी कैश लेवल्स है। ओके, वरुण बेवरेजेस पे सेल कॉल है 461 पे डीलो पे ट्रेड करता हुआ। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। वहां पर मुझे लग रहा है एलटीआई माइंडट्री में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए। पोजिशनली अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 5450 के ऊपर का, तो मुझे लग रहा है 5700 तक की रैली बन सकती है। तो यहाँ पर पोजिशन लॉन्ग्स एस्टैब्लिश करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 5370 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है एलटीआई माइंडट्री के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक है वो हमने पहले शो में भी डिस्कस किया था, अल्ट्राटेक सीमेंट का। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। एक अच्छा कंसोलिडेशन बैंड यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है, 11,200 ऑन द लोअर साइड एक अच्छा बेस है, एंड 11,500-550 एक रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा सा समय निकाल सकता है काउंटर, तो इसीलिए खरीदारी करने की सलाह होगी अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 11,220 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 11,560 का। ओके, चलिए ये सचिन जी के पिक्स। सोमिल के पास चल जाए। सोमिल, गुड मॉर्निंग। सोमिल, आपके पिक्स।
गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी पिक्स ऑन द सेल साइड होगी, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है मुझे, खास करके मिड कैप्स में। पहला स्टॉक होगा एरिडा में, IREDA, और यहाँ पे सेल साइड पे एक एक ट्रायंगल पैटर्न बना है बड़ा वाला, और वो नीचे की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ टूटेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट्स 155 के होंगे और स्टॉप लॉस 171 पे रखना है। दूसरा कॉल होगा क्रॉम्पटन पे, ये भी एक सेल साइड पे कॉल होगा, 20 और 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ रुक किया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 351 पे और टारगेट होगा 330। ओके, चलिए इरिडा लेकिन बैन में है, तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको कैश में लेना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब एक काम करें, ज़रा थोड़ा सा मार्केट का एक बार वापस रुक करते हैं। थोड़ी सी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लोअर लेवल से रिकवरी आ तो रही है मार्केट में। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली PI इंडस्ट्रीज़, उस अपग्रेड के बाद जो आया वहाँ पर, और PI इंडस्ट्रीज़ इनफैक्ट आई थिंक पिछले 2-3 हफ्ते में कई बार हमने बिग स्टॉक या स्पॉटलाइट में लगातार आया है ये स्टॉक। शायद अपने 52 वीक हाई के काफ़ी करीब होगा ये स्टॉक। एक बार जरा इसका 52 वीक हाई फायर करिए, ये देखिए एक महीने में करीब करीब 10% का मूव यहाँ पर 4800 था। खैर अभी दूर है थोड़ा सा, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। मानस जी, चेस करें क्या ऐसे, या निकल गया हाथ से? देखिए, ये तो सही है कि निकल गया, काफी बड़ा मूव ऑलरेडी देखने को मिल गया है, लेकिन अगर जिस तरह के पैटर्न बने हैं, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 4350 के आसपास आते हैं, आई थिंक एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले तो 4120 के आसपास एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 4040 के नीचे लगाइए और टारगेट सेट करिए बड़े 4350 के आसपास के। ओके, PI इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर। मीनवाइल निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी है, वी आर एट 24748। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट एक बार रखिएगा, और मेरे ख्याल से वो 24700 जो कि पुट राइटर्स का पहला जोन था, 24700 देन 600 एंड मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई एट 24500, वो अपना काम करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद आज के बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी पे चलेंगे भी। भारतीय तेल शुरुआत में अनुज ने जिक्र किया था उसका, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेट्स ब्रिंग HUL 0.5% ऊपर, बकिंग द ट्रेंड। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि सुबह निफ्टी FMCG क्रैक हो रहा था, ITC बैकफुट पे था, वरुण बेबीज का जिक्र हुआ। ये सोमिल, इस पर आपका व्यू क्या है? HUL पे 2311, क्या ये इस प्राइस पे एक रिवर्सल कैंडिडेट है क्या? एब्सोल्युटली, यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और मल्टीपल सपोर्ट है अराउंड 2300 के आसपास। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक बन सकता है टिल 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये अराउंड टारगेट बनते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म 2400 के आसपास। स्टॉप लॉस यहीं लगाना है 2290 पर, और ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस डेफिनेटली है, तो एक छोटा सा पुल बैक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। काफ़ी मार्केट में रेजिलियंस रहा, इतना सब कुछ हुआ उसके बावजूद, लेकिन अब ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इजराइल ईरान, और जिसमें लग रहा है कि शायद, हालांकि ऑफिशियल पोजीशन यूएस की है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक शायद वहाँ से सपोर्ट हो। ऐसे में ब्रेंट 75 के पार कैसे अप्रोच करें मार्केट को यहाँ से? अनुज जी, बड़ा सिंपल सी बात है। ये मार्केट आपने सही कहा, रेजिलिएंट है, लेकिन इसमें रिटर्न भी नहीं आ रही है। रिस्क बढ़ते जा रहे हैं और रिटर्न नहीं आ रही है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है। तो अगर इन्वेस्टर हैं आप, आपको रिस्क भी उतना ही देखना जितना रिटर्न अगर आपकी 1% आती है 10% रिस्क लेके, तो उसका रिटर्न का वैल्यू नहीं है। खासकर जिस इन्वायरमेंट में फिक्स इनकम में भी आपको अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, गोल्ड में बहुत बेहतरीन रिटर्न आया है, सिल्वर में उससे भी बेहतरीन रिटर्न आया है। उसके देखते हुए कि आज की तारीख में इतनी वॉलेटिलिटी में क्रूड के रेट हाई, किधर पे क्या होता है, एक रॉन्ग मिसाइल गोज टू द रॉन्ग प्लेस एंड यू हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन योर हैंड्स, और मे बी पीस भी हो सकती है। बट चांसेस हैं कि जब ये चीज शुरू होती है, ये इक्विटी मार्केट को और एक्चुअल रियल मार्केट को काफी तंग करके निकलती है। उसको देखते हुए अनुज जी, आज की तारीख में तो अपने आप को एसेट लाइट रखना है। इस मार्केट में, इस वैल्यूएशंस में, अप्रैल में जून का क्वार्टर देखते हुए खासकर
इंक्रीज करना पोजीशंस हमारे हिसाब से नहीं है। सेक्टर छोड़ दीजिए, सेक्टर डजंट मैटर। मार्केट जब जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, बराबर होती है। इस मौसम के अंदर में आप जरा थोड़ा सा अपना हाथ रोक के रखिए, थोड़े से अपने मेटल की तरफ देखिए कि अगर आपके पास में प्रेशियस मेटल नहीं है तो उधर जाके देखिए। थोड़ा सा फिक्स इनकम में देखिए, आप जाके वहां पे यील्ड अच्छी मिल रही है आपको। इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा मंदा है तो आराम से रहिए, डोंट कमिट टू मच। इस मार्केट के अंदर में बहुत वॉलेटिलिटी है। ओके, बिल्कुल नहीं, खैर ये बात तो सही है, लेकिन इशू क्या है कि हमारे यहाँ पर स्पेशली पिछले 5 साल में जो मार्केट रहा है, दूर रहा नहीं जाता मार्केट से। अगर किसी को रहना ही है मार्केट में तो कौन सी थीम्स अच्छी लग रही हैं यहाँ पर, कहाँ पर मौके ढूंढें? देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि अब मार्केट में जीरो हो जाए, ना कि बेच दें सारे स्टॉक। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि हमने भी बेच दिया और किसी ने बेचा हो। ये होती है कि इंक्रीमेंटल फंड कमिटमेंट कितनी करनी है आपको, और लेवरेज पोजीशन लेनी है कि नहीं लेनी है। आई थिंक 2 क्वेश्चन हर एक आदमी सोचता है कि यार मैं फ्यूचर्स ऑप्शन में जाऊं नहीं जाऊं, या मार्जिन फंडिंग करूं अपने पोजीशंस की, या फिर अपना जो मेरा एलोकेशन है उसको बढ़ाऊं। आई थिंक हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और जो आपके पोर्टफोलियो है, खासकर 2-3 सेक्टर इंडिया के बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने कहा हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स एकदम फर्स्ट क्लास सेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। लॉन्ग टर्म रिटर्न देंगे, शॉर्ट टर्म में जो मर्जी वॉलेटिलिटी हो, बट आपका स्टेडी डोमेस्टिक सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो हमारा है इंजीनियरिंग का, उसके अंदर में आप डटे रहिए। कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं, लेवरेज लो है, गुड एक्सपोर्ट मार्केट अच्छी है उनकी, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम है। तीसरी है, एक सेट है जो पी फंड की ओन्ड कंपनीज हैं। आप देखेंगे रिटर्न उनकी जो पी फंड की ओन्ड कंपनीज होती हैं उस पर काफी बेहतरीन रिटर्न आती है, और खासकर क्योंकि उनका एक मुद्दा होता है कि 5 से 7 साल में निकलना है बाहर, तो वैल्यू क्रिएट करके एग्जिट करना उनकी स्ट्रैटेजी होती है। आप भी इन्वेस्टर हैं, पिगी बैक करिए, चाहे आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, चाहे आपकी कंज्यूमर कंपनी है, चाहे आपकी फार्मा कंपनी, जहां जहां पी ने निवेश किया हुआ है या कंट्रोल में है, वो सेगमेंट आपके लिए ठीक है। वॉलेटिलिटी कहाँ आती है? जैसे बिल्कुल ही स्मॉल कैप के अंदर में आपको वॉलेटिलिटी आएगी, शेयर प्राइस 20 से 30% ऊपर नीचे होते हैं। वहां पे आपको देखना है थोड़ा सा कि आपके पास कितना एक्सपोजर है, किस कंपनी में एक्सपोजर है। तो ये नहीं कहूंगा जीरो कर दीजिए, बट पॉइंट ये है कि आज की तारीख में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये एक जो मार्केट अपीवल थी कि सब कुछ चलेगा, वो रुका हुआ है इसके अंदर में। और करेक्शंस, अनुज जी, सबसे बड़ी बात है, करेक्शंस बहुत तेज और बहुत सीवियर आ रही हैं मार्केट के अंदर में। आपने देखा होगा खासकर मिड कैप, एक एक दिन में 20-20% जो उनके फिल्टर लगते हैं, और 3-4 हफ्ते के अंदर में 30-40% वाइप आउट। उससे आपको दूर रहना है, बिकॉज इस मार्केट में कैपिटल लॉस को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो सेगमेंट्स हैं, डटे रहिए, आराम करिए, लेकिन इंक्रीज एक्सपोजर लेना शायद हमारे हिसाब से इस समय तो वाजिब नहीं है। मार्केट चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, बट आज की तारीख में तो नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार आपने वीरेंद्र जी। हेल्थ केयर स्पेस का जिक्र किया, वाकई बहुत अच्छा पैसा बना यहाँ पे हॉस्पिटल स्टॉक्स में। एक और स्पेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, जिसमें मतलब उतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी, वो थी इंश्योरेंस स्टॉक्स। लुक एट HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यहाँ पर आपका झुकाव है क्या थोड़ा सा? देखिए, इसको लेना चाहिए, रखना चाहिए पोर्टफोलियो। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा सेगमेंट आपने चूज किया है, बट इसमें पेशेंस चाहिए। पेशेंस इसलिए चाहिए कि ये धीरे बढ़ते हैं, आपने देखा होगा इनकी ट्रेजेक्टरी भी देखेंगे, धीरे बढ़ते हैं, कई कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट कर देंगे आपको ये स्टॉक्स। उसको देखते हुए, वनस्पति देखते हुए, आपको इनके साथ में पेशेंस रखना है। लॉन्ग टर्म इंडिया के अंदर में इंश्योरेंस की थीम तो बहुत लंबी चलेगी, और अभी तो शुरू भी नहीं हुई है ये थीम, बिकॉज इंडिया की कितनी लेस देन 5% पॉपुलेशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदती है आज की तारीख में। तो थीम के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, स्टैंडिंग के हिसाब से, रेगुलेटरी के हिसाब से, सब पॉजिटिव है। इशू यही है, पेशेंस। आप में पेशेंस है कि नहीं है इन स्टॉक को झेलने की, बिकॉज ये बहुत, आप इनकी जर्नी देखेंगे, काफी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए यहाँ पर आपको, और तभी शायद आप इसमें पैसा बना पाएंगे। अच्छा, जो 2-3 सेक्टर्स इस वक्त काफ़ी बुरे सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसमें आप एक रेयर अर्थ मैग्नेट का जो इशू था चाइना के साथ, और जो चाइना ने सप्लाईज रुकी हुई हैं, उसका आप ऑटो पे, ईवी पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? और ऑटो जो कि पूरा CY24 के मिड से हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, अब क्या स्थिति देख रहे हैं आप ऑटो में इस वक्त? देखिए, मैग्नेट की सिचुएशन तो मोस्टली ईवी को मैटर करती है, तो जो ईवी का शेयर तो इतना ज्यादा इंडिया में है नहीं, बट ठीक है, ग्रोथ के अंदर में ईवी का शेयर ज्यादा था, क्योंकि आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि जो आइस कम्बशन व्हीकल्स हैं उनकी ग्रोथ कम रही है। ईवी की ग्रोथ ही, जो सारी ग्रोथ आ रही है ऑटो में, ईवी की ग्रोथ से आ रही है। उसमें थोड़ा सा मैग्नेट से अलावा वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी वहां पे इशू आ रहा है कंपटीशन का।
अगर सबको मिल भी जाए मैग्नेट, तो जो कंपटीशन चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर में, आप टू व्हीलर ईवी में देखिएगा 12 से 14 प्लेयर आज की तारीख में compete कर रहे हैं। गाड़ियों के अंदर में आप देखिएगा 5 से 7 प्लेयर compete कर रहे हैं, और इसीलिए इसीलिए उस पूरे सेगमेंट में सिर्फ एक आदमी पैसा कमाता है जो एसयूवी बनाता है इंडिया के अंदर में, और जो ट्रैक्टर एसयूवी बना के बेचता है अलग से निश के अंदर में। कोई भी इसमें से प्लेयर जो ईवी के अंदर में है और जो नॉर्मल कंबशन टू व्हीलर बना रहा है, वो किसी ने इक्विटी रिटर्न नहीं दी है उनको मार्केट के अंदर में। तो इसके देखते हुए चलें कि अगले 12 महीने में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, और मोर देन मैग्नेट इशू जो आ रहा है ईवी के अंदर में आ रहा है फाइनेंसिंग का। वहां पे आप एक अननोन प्रॉब्लम आ रही है कि जो फाइनेंसियर्स हैं ईवी व्हीकल्स को, टू व्हीलर्स को फाइनेंस देने में बहुत हिचकिचा रहे हैं, बिकॉज उसकी हमें एंड वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू पता नहीं। आपकी गाड़ी की वैल्यू तो अच्छी मिल जाती है आपको इंडिया में, बट ईवी की टर्मिनल वैल्यू पे अनसर्टेनिटी है, और डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है जो आप ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज का जो कंस्ट्रेंट है मार्केट का, मैग्नेट तो सुधर जाएगा, 1 नहीं 2 महीने में आ जाएंगे, बट जो फाइनेंसिंग का कंस्ट्रेंट है वो आई थिंक सुधरने वाला नहीं है। तो ऑटो को आराम पे रखिए, स्लो पे रखिए। ऑटो एंसिलरी कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनी जो सप्लाई करती हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखिए, बिकॉज उनकी ग्लोबल मार्केट भी है। नॉट कि हमारी टू व्हीलर कंपनी ने अच्छा एक्सपोर्ट नहीं किया, बट मेरे हिसाब से ऑटो एंसिलरी मार्केट जो ग्लोबल सप्लाई करती हैं, वो शायद अच्छा रिटर्न देंगी आपको बनस्पत की लोकल कंपनीज। अच्छा, पिछले 2 महीने में मार्केट में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक की चर्चा हुई है वो लिस्टेड भी नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट प्ले में शानदार मोमेंटम रहा है। यहाँ पर आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? हालांकि हायर लेवल से करेक्शन आई है बीएससी में, एंजल वन में, सीडीएसएल में, लेकिन इस स्पेस में आपका क्या व्यू है? देखिए, डिस्क्लोजर के लिए अनुजी हमारे पास भी शेयर हैं उसके एनएससी के, तो काफी लॉट्स में, तो वो तो डिस्क्लोजर है। देखिए, इंडिया की जो स्टोरी है कैपिटल मार्केट की स्टोरी है पिछले 5 साल की अनुजी, और आई थिंक अगले 10 से 15 साल की स्टोरी चलती रहेगी। और अगर इंटरेस्ट रेट इस तरीके से घटाए गए हैं, तो कैपिटल मार्केट स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। ये इशू आता है कि आप किस पॉइंट पे उसको एंटर करते हैं अपने रिटर्न बनाने के लिए। हाई पे करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। इंडिया में लकीली, इंडिया में अनलाइक अमेरिका में जहाँ पे आप एक्सचेंज में और भी कर सकते हैं, बट इंडिया में आपके पास में 2 एक्सचेंजेस मेन हैं। एक मेजर कमोडिटी एक्सचेंज है, और उसी 3 के एक्सचेंज, आप एक्सचेंज को लेके चले अगर अनुजी, तो 3 ही कंपनियां हैं ना, आप उसमें ले सकते हैं ना। उसमें यही इशू आपके पास आता है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, क्योंकि ये देख लीजिए कि ये बीएससी ले लीजिए, बीएससी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 बैगर इन लास्ट 3 years। ऑलरेडी 10 बैगर हो चुका है 3 साल के अंदर में। एनएससी जब लिस्ट होगा तो पता लगेगा, बट काफी अच्छी रिटर्न आ चुकी है इसके अंदर में। सेम इज एमसीएक्स जो आपका कमोडिटी प्लेयर है, उसके अंदर भी 4 to 5 पर बैगर आ चुका है पिछले 3 साल में। इशू यही है कि आपकी एंट्री पॉइंट, इशू ये नहीं कि आप रखेंगे नहीं रखेंगे, आपका एंट्री पॉइंट कैसे आप उसको करेंगे जिससे आपको रिटर्न मिल सके, और उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। मार्केट करेक्शन के दिन उठाना पड़ेगा, ना कि मार्केट हाई के दिन उठाना पड़ेगा। उठाएंगे जरूर, रखिए जरूर। कैपिटल मार्केट स्टोरी तो इंडिया की स्टोरी है, अगले 10 साल 20 साल चलती रहेगी, बट लेकिन एंट्री पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि वहां से आपको रिटर्न मिल जाए, ना कि नुकसान हो। वो हेरा फेरी का मीम याद आ गया, पैसा ही पैसा होगा। वो एनएससी के काफ़ी लॉट हैं आपके पास, जैसा आपने बोला। उसके बाद अच्छा, एक और स्पेस जहां पैसा अच्छा बना, और काफ़ी लोग मान रहे हैं कि शायद अभी एक स्ट्रक्चरल थीम हो, डिफेंस। यहाँ है क्या आपके पास स्टॉक्स? देखिए, यहाँ पे स्टॉक है हमारे पास में, अभी 2 स्टॉक बचे हैं सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में, और उसमें से एक पीएसयू भी है इसके अंदर में। एक स्टॉक पीएसयू है, बाकी तो हट गए, खत्म कर चुके हैं हम लोग। बट स्टोरी वही है वहाँ पे, वही स्टोरी है। पीएसयू स्टॉक के अंदर में आप इन्वेस्ट करिए अपने रिस्क में कि वो कब एग्जीक्यूशन करेंगे, कब वो प्रॉफिट देंगे, कब माहौल आएगा। ये ना भूलें अनुज जी, कुछ 6 महीने पहले ही जो म्यूचुअल फंड आए थे 10 रुपए की एनएवी पे, वो 7 रुपए भी कोट हो रहे थे, और अभी भी मुश्किल से वो 10 रुपए 12 रुपए पे आए हैं। तो डिफेंस की स्टोरी बेहतरीन स्टोरी है। स्टोरी फिर वही आती जाती है वैल्यूएशन पे। आप किस वैल्यू के अंदर में एंटर कर रहे हैं, 90, 100, 150 की पी पे आप एंटर करके आप उसके अंदर में पैसा कमाएंगे, हो सकता है लकी हो जाए। मेरे हिसाब से स्टोरी अच्छी है, वैल्यूएशन बहुत ही रिडिकुलस है उसके अंदर में आज की तारीख में। मे बी उसके ऊपर और भी जाए वैल्यूएशन, कोई नहीं कह सकता इस बारे में, बट उसके ऊपर में रिस्क लेना और पैसा कमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर करेक्शन आएगा तो लेंगे, नहीं करेक्शन आएगा तो इस वैल्यूएशन पे
जो डिलीवरी पैटर्न्स हैं जो कंपनियों के, जो ऑर्डर आएंगे फिर वो कब बनेंगे और कब डिलीवर होंगे, जो टाइम होराइजन देखते हुए अनुज जी, पूरा सेक्टर ओवर वैल्यूड है हमारे हिसाब से आज की तारीख में। तो एज अ सेट की मार्केट विल डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है, क्या मिस हुआ क्या छूट गया, बट मेरे हिसाब से इस वैल्यूएशन के ऊपर में रिटर्न कमाना काफी मुश्किल हो सकता है डिफेंस सेक्टर में। फ्लेवर है बट लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखिए, बट इस वैल्यूएशन पे आई डोंट थिंक हम तो नहीं एंटर कर रहे हैं। अच्छा अजय जी, मुझे याद है 23-24 के बीच में आपने कमोडिटीज़ में मेटल्स के साइकिल को बखूबी खेला था। मेरा कई बार आपसे इंटरेक्शन हुआ था, उस पर आप कमिटेड रहे और काफ़ी हायर लेवल्स पे आप लोगों ने एग्जिट किया था वहाँ पे। अभी मेटल्स पे आपका व्यू क्या है, फेरस नॉन फेरस, या फिर किसी और कमोडिटी की तरफ कोई झुकाव हो जिसकी मूव को आप कैप्चर कर रहे हो इस वक्त? देखिए सब ले गया ना पैसा, जैसे वीरेंद्र जी बताया आपको कि वहां से निकले तो मेटल से प्रेशियस मेटल में पहुंच गए। अब प्रेशियस मेटल से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि भैया कब उसको सेटल करेंगे, तो अब वो ट्रांजिशन हो गया। बट मेरे हिसाब से हमेशा से हमारी व्यू यही रहा है, नॉन फेरस फेरस से हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है उसके प्लेयर कम है, और प्लेयर कम के अलावा उसके अंदर में एंट्री पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। खासकर इंडिया में तो एक ही दो कंपनियां तो है बस नॉन फेरस की, और है ही कंपनियां नहीं ना। उसमें एक एडवांटेज इंडिया में ये भी है कि उनके डिविडेंड भी अच्छे आते हैं, उसके आपके लिए स्टॉक भी अच्छा चलता है उनका। फिर वही बात आती है जो हमने कही थी, इंश्योरेंस कंपनी, पेशेंस, पेशेंस रखिए, आपको डिविडेंड देगी, आपको रिटर्न देगी, बट मेरे हिसाब से फोकस नॉन फेरस पे करिए। फेरस पे रिटर्न आना बहुत मुश्किल है, ये फेरस इज अ कमोडिटी, नॉन फेरस इज स्केर्सिटी। वहां पे आपकी अब जिंक की कोई माइन नहीं बना सकता इंडिया के अंदर में, और जो आप देखते हैं, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से नॉन फेरस पे फोकस करिए। लेकिन वही बात आती है बाद में, बार बार विनय जी से इसी बात पे आ रहा हूँ, इंडिया की आज मार्केट के अंदर में इस वैल्यूएशन पे सेक्टर छोड़ दीजिए, एंट्री करके आपको रिटर्न कमाना अगले 12 महीने में बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो सेक्टर अच्छा है, वॉच रखिए, बट एंट्री पॉइंट को कंट्रोल रखिए, बिकॉज इन लेवल्स पे एंट्री करके रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद सही बात विनय कही जी। आपने कि आपका एंट्री पॉइंट बहुत ही वाजिब, बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए, और आप सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। निफ्टी आपके स्क्रीन पे रिकवरी मोड में कायम है, जैसे कि मैं कह रहा था कि 24,700 पहले पुट राइटर्स के क्लस्टर से एक पुल बैक देता हुआ 24787। कोटक सिक्योरिटी से सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सहज, इंडेक्स पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? वो 24,700 के पहले पुट राइटर्स को हमने आज थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी, बट अभी 1020 का जो सप्लाई है वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। कैसे रीड कर रहे हैं आप निफ्टी 50 बैंक को इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज, और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी जो सुबह से हम डेटा ट्रैक कर रहे हैं, आज इनफैक्ट पुट राइटर्स का हाथ थोड़ा ज्यादा भारी है, इन द सेंस पुट राइटिंग की एक्टिविटी काफी ज्यादा हो रही है। इसके लिए मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। बट फिर भी ओवरऑल यदि वीकली एक्सपायरी का सेटअप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। एंड ऑब्वियसली जो हमारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा चेक में तो रखेगा ही, बिकॉज वो अनसर्टेनिटी जब तक सेटल नहीं होती है तब तक बहुत ही स्ट्रांग अपमूव आना मुश्किल है। साथ ही साथ में जो एफआईआई का भी यदि आप डेटा देख रहे हैं तो उनकी ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 19% पे खड़ी है, जो बीच में कहीं ना कहीं मई के महीने में 50% तक गई थी। तो वहां पे भी हमें लैक ऑफ एग्रेशन दिख रहा है। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडली रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटी है, जहां पे 24,500 और 25 के रेंज के अंदर ही हमें ये वीकली सेटअप का ट्रेडिंग एक्टिविटी रहेगा। एक इंपॉर्टेंट लेवल में दर्शाना चाहूंगा ट्रेडर्स को, हमारे हिसाब से 24,470, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली जो फ्राइडे को हमने लो बनाया वो भी इस लेवल के आसपास का ही था। हम एक ये व्यू बना के रखे हैं डेटा के बेसिस पर कि 24,470 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई बड़े डाउनसाइड की आप पॉसिबिलिटी हमें बहुत कम लग रही है। यदि वो लेवल टूटता है तो शायद आपको डाउनसाइड रिस्क लगता है, अदरवाइज ये रेंज के अंदर बाय ऑन डिप्स वाला बाजार है। और 24,470 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इंडेक्स में ब्रॉडर लेवल पर लॉन्ग साइड पर अपॉर्चुनिटी बेसिस ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी पर फिलहाल के लिए हमारा ये ध्यान बना हुआ है। 24,470 जो कि पिछले 5 हफ्तों का लो है, जो कि पिछले 5 हफ्तों में अगर आप प्लेसमेंट देखें दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज वो यहीं आता है इस वक्त। अच्छा, अगर की लेवल्स को रीगेन करना, मैं उसको अपनी इस डिस्कशन का एक
प्रमुख हिस्सा मानो तो इट्स निफ्टी आईटी सहज, जो कि अब 200 EMA को रीगेन कर रहा है। आपकी राय आईटी पर क्या है, कैसे रीड कर रहे हैं आप आईटी को, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड्स यहाँ अच्छा कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है उस पर। जी, आई थिंक आईटी बहुत ही बेहतरीन और वेल प्लेस्ड है अभी, क्योंकि बाकी सेक्टर्स यदि आप देखेंगे, मेटल ने परफॉर्मेंस दिया है, एनबीएफसी और बैंकिंग ने तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। एफएमसीजी हमें थोड़ी सी लैक ऑफ मोमेंटम दिख रही है। तो आईटी ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यू और मोमेंटम दोनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है अभी। आई थिंक यही अपॉर्चुनिटीज होती है जब हम अक्सर सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर इज एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे आपको ट्रैक्शन, मोमेंटम, अपसाइड बायस, और जैसे आपने बताया वो अपने लेवल्स को, मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेसिस पर ट्रेडिंग करनी ही चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आई थिंक इस सेक्टर पे तो हमें 100% ध्यान रखना ही चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी। चलिए, तो हम इस पर सच बहुत बहुत शुक्रिया आप इस डिस्कशन में शामिल हुए, इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। मीन वाइल निफ्टी है 24800। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट रखिएगा, याद रखिएगा इस वक्त हम एग्जैक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं 20 EMA को। एक बार फर्स्ट कोलैप्स था, देन हमने पुट राइटर्स के पहले जोन को रिस्पेक्ट दी, हमने शुक्रवार की कैंडल के हाईएस्ट क्लस्टर को रिस्पेक्ट दी। ये 40 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है टुवर्ड्स 840 850। अगर ये 50-40 पॉइंट हम एब्जॉर्व कर गए तो निफ्टी अच्छा पोटेंशियल रखता है हायर साइड, याद रखिएगा। 1020 से पहला डायरेक्शन आया, लेकिन सेकंड जो अटेम्प्ट होता है वो क्रिटिकल होता है, क्रूशल होता है। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो कमान है वो श्रेया और कंचन के हाथों में दे जाते हैं, और आपका कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा टुडेस हॉटलाइन में। श्रेया जी